नमस्कार, प्रणाम। देखिए, बातों की श्रृंखला चलती चली जा रही है और आप जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं और उसको सुनने और समझने के बाद जो लिख रहे हैं, वो हमें प्रेरणा दे रहा है इस बात का कि हम आगे और बातें करें। आगे और उस तरह की बातें करें जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपकी लेखनी से, जो कमेंट्स नीचे आ रहे हैं, वो जो आप लिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप सुनना चाहते थे, आप जानना चाहते थे, आप वही सोच रहे थे जो बातें हो रही हैं। तो आज एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और हमारे ख़ास मेहमान श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी आज फिर हमारे साथ हैं। समय निकाला उन्होंने और उनसे चर्चा हो रही है कि उनकी जो बातें सुन के आप लिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ी है, जो लोग उनको सुनने वालों की जो संख्या है वो बढ़ी है। तो आज हमने तय किया कि जो श्रृंखला रही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कितना शेष रह गया है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सर ने भी एक बार कहा था, ये अनंत यात्रा है। कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, किस तरफ मुड़ती हुई, कहाँ से होती हुई, कौन से मोड़ से बढ़ती हुई आगे चली जाएगी, ये हमें भी नहीं पता। हम तो बस इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। धन्यवाद अमित जी, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने जो कहा कि हम लोगों के बीच जो संवाद हो रहा है, और ये संवाद कुछ सोच के नहीं हो रहा, ये संवाद जैसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस है। आपसे बातें करना अच्छा लगता है, आपके साथ कुछ क्षण बिताने का अवसर मिलता है और कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा होती है जिनसे शायद हम दोनों लोग जुड़े हुए हैं, या मित्रों के साथ भी जब चर्चा करते हैं तो उन विषयों को छूने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्ञान देने का कोई उद्देश्य है, और इतनी सामर्थ्य भी नहीं है मुझ में कि मैं कोई ज्ञान या मार्गदर्शन दूं, लेकिन उन विषयों पर मेरी क्या सोच है, मेरे क्या विचार हैं या मेरे क्या अनुभव हैं, बस उनको साझा करने का एक प्रयास है। और अगर इसे लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका स्नेह और उनकी प्रशंसा हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगी, और हमें इस तरह की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में अगर किसी भी तरह का कोई भी सकारात्मक योगदान हम लोग दे सकें तो अपने आप को हम लोग धन्य मानेंगे। चर्चा जब हो रही थी सर, तो यही तय मेरे मन में भी हुआ और मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जो लोग सुन रहे हैं आपकी बातें, उसमें सोसाइटी, उसमें स्पिरिचुअलिटी, उसमें सेल्फ, ये सब कुछ आ रहा है, ये सब कुछ स्टिच हो रहा है। और मैं आपके मित्रों का जब संवाद सुनता हूँ तो उसमें एक आपके मित्र आपके बारे में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आप पीढ़ियों के संपर्क सूत्र रहे हैं। आपने मित्रता, 40 वर्ष की मित्रता निभाना आज के समय में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये आसान नहीं है सर। हम जानते हैं आज का दौर कैसा हो गया है। संपर्क सूत्र की जब बात होती है, दो पीढ़ियों के बीच का संपर्क सूत्र, एक तरफ दादा है और एक तरफ पोता है, और बीच में आप एक कड़ी के तौर पे, एक संपर्क सूत्र के तौर पे खड़े हैं। ये भाव अपने आप में कैसा है? जब उस जगह आप खड़े होकर खुद को देखते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि बड़ा रोचक है, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैंने पिता के रूप में देखा और जिस तरह का संबंध मेरा उनसे रहा, मैंने उन्हें हमेशा कुछ दूरी पर देखा और कुछ ऊंचाई पर देखा। वो शायद उस युग में बड़ी एक स्वाभाविक भावना थी कि पिता को हम थोड़ा दूर भी देखते थे और थोड़ा ऊंचा भी देखते थे, और ये भाव तो आज भी है। लेकिन उनका जो रिश्ता अपने पोतों पोतियों या नाती नातिनों के साथ होता है वो थोड़ा अलग है। वो व्यक्ति जो हम बहुत ही ज़्यादा अनुशासन प्रिय है, और जैसे कई मायनों में कहा जाए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, लेकिन वो वही व्यक्ति जब अपने पोते पोतियों से बातें करते हैं या उनके प्रति कोई अप्रोच रखते हैं तो वो काफ़ी लिबरल होता है। तो मुझे लगता है कि वो स्वाभाविक है। वैसे भी उम्र के उस पड़ाव में जब आपने इतना कुछ देख लिया होता है और आपके अंदर स्वीकार करने की शक्ति भी अधिक आ जाती है, आप ज़्यादा वाइज होते हैं, तो उस समय आप वो सारी चीज़ें
थोड़ा सा खुलकर समझने की और उसको स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, जो आपको अगली पीढ़ी दिखाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीढ़ियों का संघर्ष है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को समझने की कोशिश नहीं करती। मुझे लगता है कि इस तरह के संघर्ष की बात हो सकता है कहीं कहीं हो, लेकिन इसे जनरलाइज करना उचित नहीं होगा। मेरा मानना है कि दोनों पीढ़ियों को एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है। एक पीढ़ी के पास अनुभव है, ज्ञान है, विरासत है। दूसरी पीढ़ी के पास जो आधुनिक युग का ज्ञान है, आधुनिक युग की समझ है, तकनीक की समझ है, एक ड्राइव और एनर्जी है। और अगर उन दोनों को मिला दिया जाए, उन दोनों के बीच संपर्क सूत्र स्थापित कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि एक आदर्श समाज बनाया जा सकता है। अब पोते पोतियाँ दादा दादी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज़ करना सिखा रहे हैं। उन्हें खाली समय में कैसे जो है नई नई रचनात्मक चीज़ें हैं वो करना सिखा रहे हैं। दादा दादी उस पीढ़ी की बात बता रहे हैं, इतिहास की, परंपराओं की, देश की, धर्म की, समाज की बातें बता रहे हैं। तो अगर ये आदान प्रदान चलता रहे, ये विनिमय होता रहे, तो मुझे लगता है कि किसी तरह का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि दोनों पीढ़ियां एक दूसरे को और समृद्ध करेंगी। तो संपर्क सूत्र बनने की सामर्थ्य तो सब में है, और सब अगर संपर्क सूत्र बने तो किसी तरह की विशृंखलता ही नहीं होगी। मुझे लगता है कि रस्सी कहीं से टूटती सिर्फ इसलिए है कि कोई ना कोई कड़ी है जो कमज़ोर है। हमें तो सारी कड़ियों को जो है मजबूत करना है और उस रस्सी को मजबूत बनाए रखना है। तो मेरे मित्र बोलते हैं कि मैं मित्रों के बीच में संपर्क सूत्र की भूमिका अदा करता हूँ, क्योंकि सभी मित्रों से मेरी बहुत प्रगाढ़ मित्रता है और वो मित्र आपस में जुड़कर भी उनकी मित्रता भी प्रगाढ़ हो गई। तो अगर ऐसा संपर्क सूत्र बनने का मुझे सौभाग्य मिला है तो ये तो ईश्वर प्रदत्त है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है और इसका श्रेय भी मैं नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर समाज को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की सामर्थ्य है, और अगर वो थोड़ी सी सूझबूझ के साथ एक दूसरे को जो जैसा है उसे स्वीकार करने के भाव के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करे, तो वो समाज को बेहतर और स्वस्थ बना सकता है। आपसे जब भी बात होती है तो आपके उत्तर से नए प्रश्न का जन्म होता है, और अभी आपकी बात सुनते हुए जो भाव मेरे मन में आया है वो ये, आपने कहा कि डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। बट सर, मुझे लगता है पिछले कुछ समय में जब गांव से शहरों में पलायन हुआ, ये पिछले विगत 10-20 वर्षों की अगर बात हम करें, क्या हमने तय किया था कि हम सोसाइटी और सेल्फ की भी बात करेंगे। एक ऐसा समय भी है सर जब आपको लगता है कि डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा हमने खुद से क्रिएट कर लिया है अपने बीच। बाहर छोड़ दीजिए, घर के रिश्तों के बीच इतना डिस्कनेक्ट है, कमरे कमरे के बीच डिस्कनेक्ट है, भाई भाई के बीच इतना डिस्कनेक्ट है, और वो शायद इस बात को जन्म देता जा रहा है कि आपसी संबंध दूर होते जा रहे हैं। लोग अब उस तन्मयता से उस आलिंगन के साथ गले नहीं मिलते, उस भाव के साथ गले नहीं मिलते। ये आपको लगता है पिछले कुछ समय में बढ़ा है सर इसका? मुझे लगता है कि हर युग में व्यक्ति ये शिकायत करता है कि हमारे समय का समय बहुत अच्छा था और आज पता नहीं क्या हो गया। इस अवसर पर मुझे बच्चन जी की पंक्तियाँ भी याद आ रही हैं। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, और अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला, और फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो ये आपकी शिकायत होगी कि जो आज के युग का व्यक्ति है वो ठीक से नहीं जी रहा है। हमारे समय में सब कुछ अच्छा था। अब भाई भाई के बीच में अगर डिस्कनेक्ट है तो कोई नई बात तो नहीं है। महाभारत हज़ारों साल पहले की बात है, वहाँ पर भी तो भाई भाई के बीच में डिस्कनेक्ट था। तो कुछ रिश्ते, कुछ भावनाएं मुझे लगता है कि यूनिवर्सल होती हैं, और हर युग में उसका स्वरूप थोड़ा सा बदलेगा ही। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज अच्छी हैं,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद और अच्छी हो सकती। अब जिस तरह से ज्ञान और तकनीक का प्रसार हो रहा है, तो उसका एक फ्लिप साइड तो होगा। किसी भी चीज़ के दो पहलू होंगे। अब टेक्नोलॉजी ने आपको इतना कुछ दिया है, स्वास्थ्य में, चिकित्सा में, आपका भ्रमण इतना आसान हो गया है, आपकी दुनिया इतनी छोटी हो गई, आप कहीं से कहीं तुरंत पहुंच जाते हैं, आपको कहीं का समाचार तुरंत मिल जाता है। पहले कितने दिनों की प्रतीक्षा होती थी, एक चिट्ठी पहुंचती थी इतने दिनों में। आज सब कुछ इंस्टेंट है। तो इंस्टेंट जब युग है और हर चीज़ आपको इंस्टेंट चाहिए, तो उसका एक फ्लिप साइड तो होगा। उस फ्लिप साइड में कहीं ना कहीं कमरों के बीच में, रिश्तों के बीच में, भाई भाई के बीच में थोड़ी सी दूरी बढ़ेगी। और एक स्तर पर हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का जब एक्सेस होता है तो वो तो ख़राब होता है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों से तो जुड़ जाते हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले, या जो सिर्फ वर्चुअल स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, बट उन रिश्तों को भुला देते हैं जो रियल स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर दोनों के बीच में आप संपर्क सूत्र बन सकते हैं, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, तो वो तो आदर्श स्थिति है। लेकिन एक वृक्ष है, वृक्ष की शाखाओं का विस्तार तभी संभव है जब वो अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहे। लेकिन सिर्फ जड़ों से जड़ा हुआ एक सिर्फ तना खड़ा है और उसकी शाखाएं नहीं हैं, उसमें फल फूल नहीं है, वो सुंदर नहीं दिख रहा, तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को एक साथ देखना होगा। हमें अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना है, और जो आधुनिकता की मांग है, जो आधुनिक समाज की मांग है, जो इस समय की मांग है, उसे भी पूरा करना। अब आधुनिकता में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी होंगी। तो जहाँ मंथन होगा वहाँ अमृत निकलेगा, तो विष भी निकलेगा। तो उस विष को भी इस तरह से धारण करना है कि उसका दुष्प्रभाव हमारे अंदर ना हो, और उस अमृत को इस तरह से स्वीकार करना है कि वो हमें उन्मादी ना बना दे। आपकी दोस्तों से एक बातचीत में मुझे अभी एक उसका उस समय का एक जिक्र याद आ रहा है। उसमें आपने गानों के कैसेट्स की बात की थी और कहा था कि मित्रता में हम लोग कई बार पसंद के गाने, उस समय गाने भरवा के और कैसेट्स हम गिफ्ट करते थे। अब मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ सर। आपने संयम की भी बात की, आपने साधना की बात की, आपने प्रतीक्षा की बात की। अब याद होगा सर, जब कैसेट्स आते थे तो हम ए साइड सुनने के बाद फिर उसको घुमा के बी लगाते थे, प्ले करते थे। कभी नहीं बजता था तो कैसेट्स को ठोक के उसको, उसकी आवाज़ को ठीक करने की कोशिश होती थी। और ये सब हमारे संयम की परीक्षा थी कि हम गाना सुनना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी। आज सब कुछ एक स्क्रीन पे उपलब्ध है, आज सब कुछ एक टच पे उपलब्ध है। आपको अब तो टच हाथ से भी नहीं करना, अब तो आप रिमोट से चीज़ें चलाते हैं। इन चीज़ों ने, एक वो तपस्या थी कि कैसेट को पलट के बी साइड के गाने सुनने हैं तो बंद करना होगा, घुमा के कैसेट को दोबारा लगाना होगा। और आज तो ये इंस्टेंट जो मिलना हुआ, इसने नुकसान ज़्यादा किया या फ़ायदे? तो आपने बताया कि फ़ायदा है कि इंस्टेंट मिल रहा है, बट ये इंस्टेंट मिलना कहीं ना कहीं हमें थोड़ा कम संयम वाला व्यक्ति उसने बनाया हमें। हम कम धैर्यवान हो गए, या धैर्य अब नहीं रहा। ये एक इस चीज़ की उपज हुई सर इससे। आने वाली जनरेशन को इससे भी तेज़ मिलेंगी चीज़ें, और उनको लगेगा कि जो हमारी पहले वाली जनरेशन थी उसमें अधिक धैर्य था, और इस जनरेशन को ये लगेगा कि आने वाली जनरेशन के पास धैर्य कम है। तो वो तो युग की मांग के हिसाब से होगा, और मुझे लगता है कि बदलते हुए समय के साथ, बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के साथ वो सारी चीज़ें बदलती हैं। हाँ, धैर्य मतलब जिस व्यवस्था में हम लोग पहले रहते थे वहाँ धैर्य का होना आवश्यक था, और धैर्य हमें इन सारी चीज़ों से, हमें छोटी छोटी चीज़ों से हमारे अंदर धैर्य उपजता था। अब मैंने पहले भी कहा कि हम लोग बड़े परिवारों में रहते थे, एक साथ रहते थे। अब आपने इस कैसेट का जिक्र किया है। कैसेट से पहले शायद रिकॉर्ड प्लेयर आता था, वो भी मैंने देखा है अपने प्रारंभिक दिनों में। उसके बाद कैसेट आया, और कैसेट में 2 साइड्स होती थीं, उसको बदला जाता था। वो खुद नहीं अपने आप को बदल सकता था। फिर उसमें टेप कहीं फंस जाता था, वो टूटता था,
उसको ठीक किया जाता था, उसको निकाल कर पेंसिल से ठीक किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थीं। अब इंस्टेंट होने में अच्छा है या बुरा पता नहीं, मैं जज नहीं करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ बुरी हैं। अब मुझे लगता है कि इस जनरेशन में थोड़ी सी मेंटल रेजिलियंस कम है। वो इसलिए कि उन्होंने वो चीज़ें देखी नहीं है, इसलिए मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा। आपने कोई चीज़ अगर देखी है, किसी चीज़ का सामना किया है, किसी परिस्थिति से आप जूझे हैं, तो आपको पता होगा कि इससे कैसे जूझना है। लेकिन आपने कभी देखा ही नहीं, तो वो आपके लिए एकदम से नई चीज़ है, आप उसे कैसे डील करेंगे। हम लोगों के पास ये विकल्प भी नहीं था, इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, तो हम लोगों ने सेकंड क्लास रेलवे डिब्बे में भी सफ़र किया है, उन लकड़ी की बेंचों पर भी बैठे हैं, या बिल्कुल भरे हुए डिब्बों में खड़े खड़े भी सफ़र किया है। उसके बाद स्लीपर कोच में अगर रिजर्वेशन होता था तो वो बड़ी चीज़ होती थी। आज थर्ड एसी में भी कोई ट्रैवल नहीं करना चाहेगा जिसके पास थोड़ी सामर्थ्य है, सुविधाएं हैं। सेकंड एसी भी कभी कभी डिस्कम्फर्टिंग लगता है, फर्स्ट एसी में भी कभी असुविधा होती है, या फ्लाइट में भी आपको इनकन्वीनियंस होगी। तो ये तो बात है कि क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस समय के साथ बढ़ती हैं, जो किसी मायने में अच्छी हैं, लेकिन उसका ये फ्लिप साइड है कि अगर वो उस समय आपको उपलब्ध नहीं है, तो जो मेंटल रेजिलियंस आपको उससे डील करना सिखाती या थोड़ा सा धैर्य सिखाती, वो एकदम से आपके व्यवहार में या आपके मन में आएगा ही नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए एसी कहीं बंद हो जाएगा तो आप एकदम से अव्यवस्थित हो जाएंगे, और वो इसलिए होंगे कि आज आपने कभी उस अवस्था में अपने आप को रहते हुए देखा ही नहीं। तो मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा, और ये मुझे लगता है कि मेंटल मेकअप जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदलता है या बनता है। और इस जनरेशन में चूँकि उन चीज़ों को डील नहीं किया, इसलिए उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो वैसा ही बिहेव करें या उनका आचरण भी वैसा ही संयमित हो जैसा कि हमारा था, तो ये अपेक्षा ही गलत है। स्थापित मान्यताओं को चुनौती देना, आपने अपनी एक बात में इसका जिक्र किया था। स्थापित मान्यताओं को चुनौती देना आज के समय में लोग बुरा क्यों मानते हैं? आज की जनरेशन अगर किसी चीज़ को लेकर कोई प्रश्न करती है, क्वेश्चन करती है, तो उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसमें अपना धैर्य खो के और उनको ही उनके ऊपर दोषारोपण कर दें इस बात का। स्थापित मान्यताओं को चुनौती देना सही है या नहीं है, ये भी एक विवाद का विषय है सर, क्या कहेंगे इस पे? वी ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड विद नेचुरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भले ही कितनी हो ले और कितनी हम कर लें, लेकिन हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस भी तो है, ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक मेधा है, और जब तक वो है तब तक आप प्रश्न तो करेंगे। इन्हीं प्रश्नों से तो उपनिषद का जन्म हुआ था, और इन्हीं प्रश्नों से कितने आविष्कारों का जन्म हुआ है। सभी स्थापित मान्यताओं को आप मान लेंगे और आप उनको चुनौती नहीं देंगे, उनसे जूझने के लिए, उनसे निपटने के लिए उन पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, तो बदलाव कैसे होगा, या नई संभावनाओं का जन्म कैसे होगा, या नया आविष्कार कैसे होंगे, नई थियरीज कैसे बनेंगी। तो मुझे लगता है कि स्थापित मान्यताओं को चुनौती देना एक अवस्था में बहुत आवश्यक होता है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर यौवन में आप स्थापित मान्यताओं को चुनौती नहीं देते हैं, तो आप उस यौवन का अपमान कर रहे हैं, जिसमें यह यौवन आपसे यह अपेक्षा कर रहा है कि आप कुछ बेहतर गढ़ने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप उस अवस्था में हैं, उस युवावस्था में हैं। अब जितने भी आप महान कवि देख लीजिए, अब कविता का जन्म ही होता है कुछ नया गढ़ने या नया सृजन करने के लिए। अब शैली, कीट्स और बायरन की कविताएं पढ़ते हैं तो आप मोटिवेट होते हैं कि अरे वाह, इन्होंने देखिए कि कितने एक सुंदर समाज की कल्पना की, कुछ ऐसा सोचा जो आदर्श है, जो सुंदर है, जहाँ पर किसी भी तरह का
विरोधाभास नहीं है, जहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा कल्पना में होता है, तो वो तो इसलिए संभव है क्योंकि एक युवक वो कविता लिख रहा है। जो स्थापित मान्यताओं, ऐसा भी है कि बहुत सारी स्थापित मान्यताएं आपको अच्छी भी लग सकती और आप उन्हें स्वीकार भी करेंगे, लेकिन स्वीकार तब करेंगे जब आपने उसको अपने प्रश्नों की कसौटी पे कस लिया है। उसके बाद अगर आप स्वीकार करते हैं तो आप उसको स्थिरता के साथ और स्थायित्व के साथ स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आप किसी के कहने पर स्वीकार कर रहे हैं तो आप अपनी मेधा का अपमान कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इसलिए भी स्वीकार करेंगे क्योंकि आपको उस व्यक्ति पर विश्वास है जो आपको ये बता रहा है कि ये चीज़ अच्छी है। वो आपके पिता हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, कोई समाज में नेतृत्व देने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो वो भी आपने मेधा की कसौटी पे कहीं ना कहीं किसी रूप में कस लिया होता है, तब आप स्वीकार करते हैं। तो स्थापित मान्यताओं को चुनौती देना चाहिए, लेकिन सभी स्थापित मान्यताएं खराब हैं। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि एक व्यवस्थित समाज को व्यवस्थित करने के लिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें समाज कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, उसके नियम कानून क्या होंगे, उसकी अवधारणाएं क्या होंगी, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिस्टलाइज होके बनती हैं, कलेक्टिव विजडम से बनती हैं। उसमें हर चीज़ गलत है ये भी मानना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेना भी ठीक नहीं है। उसमें कहीं फिर वही मध्य मार्ग, एक बैलेंस बनाते हुए जो अच्छा है उसे अपनाएं, जो ख़राब लगे उसे बदलने की कोशिश करें, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन सिर्फ बदलने की जुगत में या स्वीकार न करने की जुगत में एक अनार्की भी ना हो, एक अराजकता भी ना हो कि हमने सब वो जो था वो तो मिटा दिया, लेकिन जो बनाना था वो बनाया नहीं। तो या तो आप उस चीज़ को पहले से सोच लें कि हमें इसके रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या देना है। अगर आपके पास वो सोच है तो बहुत अच्छा, और उस सोच को पूरा करने की काबिलियत है तो और भी अच्छा। लेकिन अगर नहीं है तो समाज जैसे चल रहा है कम से कम एक ऑर्डर में चलने दिया जाए। तर्क से स्वीकार और कुतर्क से किसी को हराना। आज जब मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ सर, युवाओं को देखता हूँ, आपने यंगस्टर्स आपकी रील्स में और आपकी बातों में जो मुझे जो मैसेजेस आते हैं उसमें लोग ये लिखते हैं कि आप किसी पे दोष नहीं मढ़ते, आप ये नहीं कहते कि ये ख़राब है इसलिए ये व्यवस्था ठीक है। उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ होगी। हम उस सामंजस्य को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उस मेलजोल को आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि कहीं संगम हो, कहीं तुम नीचे आओ, कहीं हम ऊपर चढ़ें और कहीं संगम हो जाए। लेकिन कुतर्क करके किसी चीज़ को जीत जाना, किसी बात में जीत जाना, और तर्क के साथ किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, ये दो वर्गों में बटा है आज का युवा, मुझे जैसा लगता है। एक तो वो कि आपकी बात मुझे नहीं माननी, तो नहीं माननी तो मैं किसी भी तरीके से, किसी भी कुतर्क से आपको हराऊंगा। और एक वो वर्ग है जो आपको संयम से सुनता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, हेंस प्रूव्ड, अच्छा आपने ये बता दिया, अब मैं मान लेता हूँ कि आपने ठीक बोला। आपका जो सरोकार, या आप जब ऐसे लोगों से मिलते हैं, किस तरह के लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं? जो आपसे कुतर्क इस बात के लिए करते हैं कि किसी भी हालत में जीतना है, या आपकी बात स्वीकार भी कर लेते हैं? दोनों तरह के लोग मिलते हैं, और मुझे लगता है कि समाज में दोनों तरह के लोग होंगे ही। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि तर्क से किसी चीज़ को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये उचित है, लेकिन कुतर्क से किसी चीज़ को अस्वीकार करना या स्वीकार करना गलत है। अब तर्क आएगा कैसे? जो आप बोल रहे हैं, जो कुतर्क कर रहा है, वो भी अपने सीमित ज्ञान में, सीमित अनुभव में ये सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा, बहुत महान तर्क दे रहे हैं। वो तो यही बोल रहा है कि अगर ईश्वर नहीं है या आध्यात्मिक चेतना बेकार की बात है, तो वो तो ये बोल रहा है कि सब वाहियात चीज़ें हैं, किसी ने गढ़ दी, हम क्यों माने। अगर ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसने इस विषय को गंभीरता से सोचा है, पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसके निजी अनुभव हैं, और उसके बाद वो अगर तर्क करता है तो अच्छा। लेकिन सिर्फ सतह पर
थोड़ी देर ठहर कर, बिना कुछ जाने बूझे, अगर सिर्फ कुतर्क का सहारा लेकर किसी मान्यता को गलत साबित करने की ज़िद में ये प्रयास किया जा रहा है तो गलत है। अब बहुत सारी आपकी धार्मिक या सामाजिक परंपराएं होती हैं, या आपकी जीवन शैली से जुड़ी ऐसी तमाम बातें होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को दी जाती हैं। किस मौसम में क्या चीज़ खानी है और क्या नहीं खानी, ये भी आपको बचपन से किसी न किसी रूप में, किसी दोहे के रूप में, किसी लोकोक्ति के रूप में, किसी सीधी बहुत सरल एक वाक्य के रूप में बताया जाता है कि आपको रात में दही नहीं खाना है, या इस मौसम में आपको ये चीज़ नहीं खानी है। तो वो आया कैसे? तो मेरा तो ये मानना है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कोडिफाई या डॉक्यूमेंट की गई, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डॉक्यूमेंटेशन या तो ठीक से मेंटेन नहीं हुआ या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसकी वजह से वो ओरल ट्रेडिशन के रूप में जनरेशन टू जनरेशन मिलती गई। बट हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई आधार अवश्य था, या तो वैज्ञानिक आधार था या समाज ने उसे किसी तरह से जांचा परखा था, जिस वजह से उसे एक विजडम के रूप में, कलेक्टिव विजडम के रूप में लिया गया था। अब उसे ये बोल देना कि अरे ये बकवास है, अगर बकवास है तो आप प्रूव करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं रात को दही खाना चाहिए, उसके फ़ायदे हैं, तो आप बताइए, आप अपना एविडेंस लाइए। किसी चीज़ को ऐसे ही डिस्प्रूव या डिसमिस कर देना बेस्ड ऑन योर शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इज़ नॉट राइट, बट एक्सेप्टिंग इट ब्लाइंडली इज़ ऑल्सो नॉट राइट आइदर। तो जैसा कि आपने कहा, इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अपने नेचुरल इंटेलिजेंस पे व्यक्ति को भरोसा करना चाहिए। वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको ऐसे ही व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, उसे बेकार में ज़ाया नहीं करना चाहिए। सर, मुझे आपकी उस बात से याद आया कि नानी जब मुझे कहानी सुनाती थी, और वो कहानी सुनते सुनते बहुत सहजता से मैं सो जाता था। मुझे उस कहानी को समझने के लिए दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ता था। एक राजा, एक रानी और उनके 2 पुत्र, और फिर ये कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती थी। आज हम सोने के लिए इतना जतन करते हैं, बहुत सारे लोग मेंटल पीस इस लेवल पे खो चुके हैं कि तमाम उपाय, उसमें संगीत है, उसमें आप क्या करें, उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं और काउंसलर्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप पीसफुली कैसे सो सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके सोने को भी कोई नियंत्रित करने के लिए या तो कोई उपकरण आएंगे, या कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको सोना सिखाएंगे कि आप सो कैसे सकते हैं। ये दौर जब मैं सोचता हूँ, क्या इसमें कहानियों की बड़ी भूमिका रही है कि हम पहले आसान कहानियाँ सुनते थे, इसलिए सहजता से सो जाते थे, और आज हमारे पास कहानियाँ आसान नहीं रह गई हैं। शायद आपने बड़ी अच्छी बात की और मुझे भी सोचने के लिए विवश किया है कि इसके कारण क्या रहे होंगे। जहाँ तक नानी की कहानियों का प्रश्न है, तो वो तो हमेशा से बड़ी मधुर रहती थी, और मुझे भी ऐसी तमाम कहानियाँ याद हैं जो मेरी नानी ने भी सुनाई थी। और वो कहानियाँ बड़ी सीधी सरल होती थी। उन कहानियों में एक सिंपल सा प्लॉट होता था, और उसको सुनाने का जो अंदाज़ होता था वो बड़ा निराला होता था, और वो कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क गुदगुदाती थीं और आपके हृदय को ऊष्मा देती थी। बड़ी हार्ट वार्मिंग होती थी वो कहानियाँ, और कुछ ना कुछ संदेश भी देती थी। और उन कहानियों को सुनते सुनते आप गहरी नींद में सो जाते थे, या कभी खुली छत पे, खुले आकाश के नीचे छत पर सो रहे हैं तो तारे गिनते गिनते सो जाते थे। सोना कठिन क्यों हो गया, या जीना कठिन क्यों हो गया? मुझे तो लगता है कि सोना और जीना दोनों ही आसान है अगर आप सरलता के साथ रहें, या किसी भी चीज़ को अगर आप एक सरल ढंग से करेंगे और आप खुद सरल रहेंगे तो वो हर चीज़ आसान है।
चाहे वो सोना हो या जीना हो। पुरानी चीज़ों से जब आप कंटेक्चुअलाइज करते हैं, उनको जोड़ते हुए, तो देखिए कितने नए अर्थ खुलते हैं। अब आप बता रहे हैं कि स्लीपिंग के लिए, प्रॉपर स्लीपिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, ये आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उन इंस्ट्रूमेंट्स के बावजूद क्या प्रॉपर स्लीपिंग हो पा रही है, ये भी नहीं पता। अब बहुत सारे लोग वो इंस्ट्रूमेंट्स शायद ये भी बताते हैं कि आप रात में कितने घंटे ठीक से सोए, बताते हैं। और पहले हम लोग जब सो जाते थे तो सुबह उठते थे, पता भी नहीं चलता था न। हाँ, लोग बट ये तो मुझे लगता है कि ये भी अलग अलग होता है। किसी किसी को नींद बड़ी अच्छी आ जाती है, बड़ी जल्दी आ जाती है, गहरी आती, किसी को उतनी गहरी नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें आधुनिक युग की और उस युग की अपेक्षाओं का फ्लिप साइड है। इतनी चीज़ों में अगर मन उलझा रहेगा, मन तो वही है, आपका एक कॉन्शियसनेस है, एक आपकी एक सबकॉन्शियस लेवल पे एग्जिस्टेंस है, एक कॉन्शियस लेवल पे एग्जिस्टेंस है, और उसके बियॉन्ड और उसके बीनीथ भी कई एग्जिस्टेंसेस हैं। लेकिन उन दोनों आपके भाव जगतों में अगर संघर्ष चलता रहेगा, दुविधाएं होंगी, तो नींद कहाँ से आएगी? नींद को आने के लिए भी तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ और कुछ ना हो। अगर नींद की जगह आपके विचारों ने ली हुई है, आपकी कामनाओं ने ली हुई है, आपके संघर्षों ने ली हुई है, आपकी दुविधाओं ने ली हुई है, तो नींद कहाँ से आएगी? तो नींद अगर चाहिए तो अपने मन को कम से कम उतनी देर के लिए खुला छोड़ें। और एक बड़ी एक किताब है मीरदाद, उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि अ वेल स्वेप्ट हार्ट इज़ अ फोर्ट्रेस अनअसेलेबल। कि मतलब आपका हृदय अगर ठीक से साफ किया हुआ है तो वो अभेद्य दुर्ग है। उसी तरह आपका मन अगर ठीक से साफ किया हुआ है तो बड़ा शांत रहेगा, उसमें किसी भी तरह का अनावश्यक किसी भी तरह का आक्रमण या अतिक्रमण नहीं होगा, और आपको नींद भी अच्छी आएगी, चैन भी खूब मिलेगा। तो अपने दिल दिमाग को इन सारी अनावश्यक बातों से आप दूर रखें, तो मुझे लगता है कि सकारात्मक ऊर्जा अधिक रहेगी, नींद अच्छी आएगी और अच्छे विचार रहेंगे, हर्ष और आनंद जीवन में रहेगा और सुख की अनुभूति होगी।